आप सभी को नमस्कार। मित्रों, कुछ दिन के अंतराल के बाद हम लोग पुनः उपस्थित हैं, इसलिए भी कि आप लोग जिस तरह से जनसुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, उससे हमें काफी ऊर्जा मिलती है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ चर्चित कथाकार जयश्री रॉय जी उपस्थित हैं। रचनाकार द्वारा रचना पाठ स्तंभ के अंतर्गत आज जयश्री रॉय जी अपनी एक कहानी बंधन का वाचन करेंगी। मगर वे इस कहानी को पढ़ें, इसके पूर्व एक दो बातें करनी आवश्यक हैं। एक तो यह कि किस तरह जयश्री रॉय के यहां मित्रों भाषा को लेकर, कथा वस्तु को लेकर एक बड़ा वैविध्य है। वह क्यों है, इसे भी समझने की जरूरत है। देश विदेश की पृष्ठभूमि में उनकी कहानियां फैली हुई हैं। कथा संसार न सिर्फ आंचलिक है बल्कि वैश्विक भी है। जयश्री रॉय का कथाकार वैश्विक दो मायनों में है। एक तो यह लोकल इज ग्लोबल, स्थानीय होना भी वैश्विक होना है, और दूसरा यह कि सचमुच उनके उपन्यासों में, उनकी कुछ कहानियों में कई दूसरे देश भी सहज भाव से आते हैं। यूरोप की त्रासदी आती है, अफ्रीका की रीतियां आती हैं, रूढ़ियां आती हैं, और भारत में भी कई प्रांतों की कहानियां उनके यहां हम पढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे जयश्री रॉय निश्चय ही मेहनत कर रही हैं और अलग अलग जगहों पर रहने से उन स्मृतियों का उत्खनन भी कर रही हैं अपने कथाकार के निमित्त, अपने पाठकों के लिए। तो इसी संदर्भ में हमने आज यह भी सोचा कि क्यों नहीं हम लोग स्वयं उन्हीं से उनकी जो पृष्ठभूमि है, बचपन के दिन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सब पर जाने। उनके माता पिता मूलतः बंगाल से रहे, पिता संभवतः पूर्वी बंगाल से, और माँ जो पश्चिमी बंगाल से। तो हम पहले उनके परिवेश को समझते हैं। वे झारखंड में किन किन जगहों पर रही, वे गोवा कैसे पहुंची, और जर्मनी में और उसके आसपास के देशों के साथ उनका नाता किस तरह से बना, कितने समय वे भारत से बाहर गुजारी, इन सब पर चर्चा करते हैं। और इन सब पर चर्चा इसलिए भी कि इससे एक कथाकार का अनुभव न सिर्फ समृद्ध होता है, बल्कि उसके भीतर जो हमने बात शुरू में की, कथा वस्तु और भाषा दोनों ही स्तरों पर एक बेहद समृद्ध रचना यात्रा संपन्न होती है। तो आइए हम सीधे जयश्री रॉय जी के पास चलते हैं। जयश्री जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्ते। नमस्ते। और अच्छा लग रहा है कि इस कहानी को सुनने से पूर्व हम लोग स्वयं आपसे ही उस बिल्कुल अर्ली डेज की जो चीजें हैं, जो स्मृतियां हैं, जो पृष्ठभूमि है, उसको जाने। जयश्री रॉय जी। जी जी बिल्कुल। अर्पण जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं ये समझती हूँ कि एक लेखक जो लिखता है उसके पीछे उनका जो जीवन होता है, जिया, सहा, भोगा, वह सब आता है। और उनको समझे बिना कई बार ऐसा होता है कि हम लेखक को समझने में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं।
एक उलझन पैदा होती है। मेरे साथ तो कई बार ये हुआ, क्योंकि लोग अक्सर, मेरे जो पाठक हैं या जो मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मेरी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि जैसे आप गोवा की हैं तो आप कैसे एकदम सुदूर किसी गांव की कहानी, जो बिहार का कोई गांव है, या कोलंबिया की कहानी लिख देती हूँ, तो कभी अफ्रीका की लिख देती हूँ, तो कभी थाईलैंड की लिख देती हूँ। और मेरी मेरी जो कहानी होती है उसका जो उसकी जो विषय वस्तु होती है, तो उसके अनुरूप मेरी भाषा, शब्द होते हैं और जानकारियाँ होती हैं। और एक बात मैं बताऊं कि मैं बहुत इम्पल्सिवली लिखती हूँ और इतना सोचती विचारती नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ तक तथ्यों की बात होती है वहाँ उसके प्रति मैं बहुत जागरूक रहती हूँ, और उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, इसलिए कि कोई बात मैं गलत ना लिख दूँ। और ये बात मैंने बहुत नोटिस की है, खासकर जो हमारे हिंदी साहित्य में, कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लेखक जिस विषय में लिख रहा है, पढ़ते हुए समझ में आता है कि उसके बारे में उनका उनकी जो जानकारी है वो उतनी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि अगर मैं किसी विषय में लिख रही हूँ तो उसके प्रति जो मेरी जानकारी है वह सही होनी चाहिए, ताकि मैं कुछ गलत ना लिखूं। तो एक तो मेरा रिसर्च है, उसके साथ ही मेरा जो जीवन ही कुछ ऐसा रहा है, उसे इतना ज़्यादा एक्सपोज़र मिला है विभिन्न कल्चर का। हम विभिन्न जगहों में रहे, समाज में रहे, भाषा भाषियों के बीच रहे, तो इन सब का एक प्रभाव तो रचनाओं में देखने को मिलता है, और ये मुझे कहीं न कहीं से बहुत समृद्ध करती है। क्योंकि जब आप अपनी रचना में विभिन्न संप्रदाय के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, कोई भाषा विशेष के कोई विशेष शब्द आदि इनका प्रयोग करते हैं, तो कहानी का प्रभाव बढ़ जाता है, उसका उसकी जो प्रामाणिकता है वह भी बढ़ जाती है, और कहानी कन्विंसिंग बनती है। उसका फ्लेवर, उस जगह का जो विशेष फ्लेवर है वो कहानी में आ जाता है। और जैसे मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा अपना जीवन ही बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण रहा। जैसे मैं बंगाली हूँ, मूलतः बंगाल से हूँ। मेरे पिताजी, जैसा कि आपने परिचय में बताया, वह ढाका के थे, पूर्व बंगाल के, और माँ पश्चिम बंगाल की थी। इसके साथ ही हम बिहार में रहे, तात्कालीन जो बिहार है, आज झारखंड जिसे हम कहते हैं, वहाँ हजारीबाग में मेरा जन्म हुआ। फिर हम कई जगह रहे, जैसे बोकारो स्टील सिटी में रहे, रांची में रहे, मैक्लसीगंज में रहे, फिर छोटी छोटी जगहों में बिहार, तात्कालीन जो बिहार है वहाँ कस्बों में, कई बहुत ही जो सुदूर इलाके हैं वहाँ हम रहे। तो हर जगह जब आप रहते हैं तो उनका प्रभाव आप पर होता है, वहाँ की भाषा, खान पान, संस्कृति। और मेरे लिए तो ये खास है क्योंकि मैं बहुत इन चीज़ों को ग्रहण करती हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और मुझे संस्कृतियों से उन्हें देखना, उन्हें समझना, उन्हें एक तरह से आत्मसात करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वहाँ के कुछ शब्द सीखती हूँ, भाषा सीखने की कोशिश करती हूँ, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। और जब आप रहते हैं, खासकर बचपन से, क्योंकि मेरा जन्म बिहार में हुआ, तो ये सब तो अनायास ही हम सीखते चले गए। हमने कोई कोशिश, सायास कुछ नहीं किया। तो घर में हम बांग्ला बोलते थे, लेकिन इसके साथ ही आसपास हम वहाँ की कई भाषाएं बोल लेते थे, क्योंकि ये लोकल डायलेक्ट जो होते हैं, बोलियां जिसे कहते हैं, तरह तरह की देहाती भाषा, जिनका मुझे पता नहीं है लोकली उनको क्या कहते होंगे, बहुत साल हो गए, वो सब हम बोल लेते, उन सबका प्रभाव था। तो आज जब मैं कहानी लिखने बैठती हूँ तो सारी चीजें, मेरी वो स्मृतियाँ, मेरे अनुभव, मेरा देखा, जिया, सहा, भोगा, सब कुछ अ, अनायास मेरे लेखन में आता जाता है। और जब मैं कोई विषय, कोई जगह विशेष की कहानी लिखती हूँ तो वहाँ के बारे में मैं तो लिखती हूँ, तो बिहार और जो अ, हिंदी पट्टी है उनकी कहानियाँ तो मैं
बहुत अच्छे से लिख लेती हूँ इन्हीं अनुभवों के सहारे। साथ में अपना रिसर्च भी होता है, और इसके साथ ही कोई विशेष जगह, कोई अलग जगह हो, मैंने जैसे बंगाल के बारे में लिखा है जहाँ मैं रही नहीं कभी, लेकिन वहाँ जाती रही हूँ घूमने के लिए, अपने ननिहाल जाती थी और बचपन में। तो ये वहाँ वो सब अनुभव मेरे साथ है। भाषा घर में मैंने बांग्ला साहित्य से मेरी शुरुआत हुई, तो मैंने बांग्ला की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं। तो वहाँ का माहौल, कल्चर, भाषा, साहित्य के सहारे भी हम सीखते हैं। तो इन सब के साथ, और उसके बाद लगातार मैं कई जगहों का लिखते रही जहाँ मैं घूमने गई। जैसे मैं जर्मनी में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने परिवार के पास जर्मनी में चली गई थी, साल भर वहाँ रही। तो वहाँ रही तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना समझा। उसके साथ परिवार में कई विवाह अंतर्जातीय हुए हैं, तो उनकी संस्कृतियों के संपर्क में हम आए। फिर सालों से हम गोवा में रहते हैं, और गोवा ऐसी जगह है जहाँ मराठी जो सांस्कृतिक भाषा है, साहित्यिक भाषा है, और साहित्य विशेषकर वह मराठी में लिखा जाता है। और मेरे पति मराठी भाषी हैं, और वो मराठी अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और बहुत दिनों तक कई साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। खुद बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो हमारे घर में जो मराठी भाषी हैं और कोंकणी भाषी हैं, और अंग्रेजी के जो साहित्य, जो अंग्रेजी में साहित्य लिखते, वो सबका आना जाना बहुत, वो तो बहुत ज़्यादा साहित्यिक माहौल में रहते हैं। और भाषा के लिए मेरी एक छोटी सी कहीं एक बाधा तो ज़रूर आती है, मैं समझ सब लेती हूँ। तो ये भी मुझे समृद्ध करता है, और ये सब मैं अपने अंदर इकट्ठा करती चलती हूँ, संजोती चलती हूँ। और जब लिखने बैठती हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मदद करती है, और मेरी कहानी को कहीं ना कहीं से ज़रूर समृद्ध करती है। अर्पण जी जी। जी जी बिल्कुल। जी शुक्रिया जयश्री जी। कई बार इस तरह की बातें भी आवश्यक हो उठती हैं, क्योंकि इससे भी हम एक रचनाकार को कुछ और अधिक सघनता के साथ अपनाते हैं, समझते हैं। जी मित्रों, हम लोग इस कहानी की ओर बढ़ते हैं, बंधन कहानी की ओर। उसके पूर्व एक दो और बातें इस कहानी को लेकर स्वयं कथाकार से जान लें। संभवतः जयश्री रॉय जी, यह कहानी आपके पहले संकलन में संकलित है। जी जी किसी भी लेखक के लिए उसका पहला संकलन बेहद खास होता है। तो ऐसे में इस संकलन को लेकर भी और उस समय को लेकर भी कुछ बात करें, जयश्री जी। जी जी, ये किताब के बारे में बहुत रोचक बात मैं आपको बताऊं कि मैं जब एसएससी में थी, तब मैंने लिखना शुरू किया था, और पता नहीं क्यों बहुत छपने लगी थी बहुत कम उम्र में, और बहुत व्यस्त हो गई थी। उस समय तो एकदम वो जमाना ऐसा था कि जब लोग खूब चिट्ठियां लिखते थे पाठक, तो कई बार तो एकदम एक एक दिन में गड्डी भर के चिट्ठियां जो पोस्टमैन घर में पहुंचाते थे। और अचानक से बैठे बिठाए लगता था कि जैसे लेखिका बन गई हूँ बहुत कम उम्र में। लेकिन जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरा लिखना छूट गया संभव। मैं बहुत व्यस्त हो गई पढ़ाई में, तो मेरा लिखना बिल्कुल बंद हो गया। 26 साल उसके बाद हर बार लगा कि लिखूंगी, अब लिखूंगी, अब लिखूंगी, ये काम निपटा लूँ, ये हो जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। और 26 सालों तक मैंने फिर कुछ भी नहीं लिखा। तो बाद में ये कहानी में कई बार बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि मैं बीमार पड़ी, और तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए। और इसके बाद मैंने लिखने की ठानी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस शुरू हो जाए, मैं फिर एक फ्लो में आ जाऊं, इसलिए मैंने तय किया, मैंने एक डायरी ली कि रोज मैं एक कहानी लिखूंगी। और इस तरह से मैंने 10 दिनों में 10 कहानियां लिखी। और ये जो संग्रह है अनकही, ये पहले, सबसे पहले शिल्पायन से 2010 में छपा था। उसके बाद हाल में ही शुभदा बुक से फिर नए कलेबर के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से फिर इस किताब को छापा गया।
तो इसमें मेरी शुरुआत की कहानियां हैं, और जो बंधन कहानी है जो आज मैं जिसका पाठ करने जा रही हूँ, वो कहानी भी मैंने इसी तरह एक दिन में बैठकर लिखी थी। तो 10 दिन में मैंने 10 कहानियां लिखी थी, एक तरह से रिकॉर्डिंग कह सकते हैं। और उनमें से अधिकतर कहानियां इस संकलन में मौजूद है। इसमें ये कहानी, ये जो बंधन कहानी, ये कथादेश में छपी थी। और अर्चना वर्मा जी तब थी। और मुझे एक प्रसंग मैं आपको बताऊं छोटा सा जल्दी से, कि जब मैं लिखने की शुरुआत जब हुई, तो मुझे किसी ने ताना दिया कि भाई तुम औरत हो तो तुम्हारी कहानियां तो छप ही जाएगी, क्योंकि जो पुरुष संपादक होते हैं वो स्त्रियों की कहानियां छाप देते हैं। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, और इसके लिए मैंने चुन चुन कर अपनी 3-4 कहानियां 3 ऐसी पत्रिकाओं में भेजी जिनके संपादक या जो कहानी देखते थे वो महिला थी। जैसे मैंने वर्तमान साहित्य में तब वहाँ अनीता जी, मेरे ख्याल से मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वो थी। और अर्चना नमिता वर्मा जी। जी, नमिता नमिता जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भेजी, फिर मैंने इसमें कथादेश में मैंने 3 कहानियां भेज दी। तो अर्चना वर्मा जी का फोन आया मुझे उस शाम, कि जैसे तुम्हारी मैंने तीनों कहानियां पढ़ ली है, बताओ कौन सी कहानी छाप दूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी। मैंने उसे कहा, मैम आपने मेरा मन रख लिया, क्योंकि मेरे मन में ये बहुत बुरा लग रहा था, किसी ने ये कहा कि औरत हो तो तुम्हारी कहानी छप जाएगी। तो जानबूझकर मैंने स्त्रियों जो संपादक जहाँ हैं या कहानियां देखते हैं, मैं उनको कहानी भेजी, और उन्होंने हर कहानी मेरी स्वीकृत हुई। वर्तमान साहित्य में भी हुई, एक और पत्रिका थी वहां भी, और मेरी कहानियां एक साथ लगभग छपी। तो ये कहानी बंधन तब कथादेश में छपी थी। इसकी ये कहानी जो है गांव की कहानी है। विषय ऐसा है, मुझे आंचलिक कहानियों का बहुत शौक है, मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ उन्हें, और मुझे लिखना भी बहुत पसंद है। कई बार ये होता है कि मुझ में कमी ये है कि हर जगह की आंचलिक जो भाषाएं होती हैं, जो रहन सहन, बहुत बार आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो अपनी स्मृति जो बिहार मेरे पास है, जितना बचा है मेरे पास, जो झारखंड है, उनकी स्मृतियों का अब तक मैं इस्तेमाल करती हूँ, शोध करती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, मित्रों से शब्दों का अर्थ समझती हूँ। तो इस तरह से मैं वो कहानियां लिखती हूँ। तो कुछ कहानियां मैंने आंचलिक, जो ग्राम्य भाषा कहते हैं, आंचलिक कहानी कहते हैं, ग्रामीण कहानी, वो मैंने लिखी है। उनमें से ये एक कहानी है बंधन। और इसकी पृष्ठभूमि भी आप देखेंगे कि एक गांव की है, आप बिहार का कह सकते हैं, कोई कोई भी गांव हो सकता है। तो वहां की ये कहानी है। अर्पण जी। जी जी बिल्कुल। और मित्रों, जब इस पहले कहानी संग्रह की बात हो रही है, तो क्यों नहीं जो इसकी भूमिका है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर पढ़ दूं, जिसे बड़े ही मनोयोग से जयश्री रॉय जी ने लिखा है। तो उस छोटे से हिस्से को पढ़ रहा हूं, कुछ शुरू से और कुछ अंत से। यही वह कहानी संग्रह है जिसे अभी जयश्री रॉय जी दिखला रही थी, अनकही। जयश्री रॉय का यह पहला कहानी संग्रह, और इसमें वे लिखती हैं, कोट कर रहा हूं, अपना यह पहला कहानी संकलन अनकही लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूं। इन कहानियों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, अनकही खुद ही कहानी है, अनकही खुद ही कहेगी। मैं तो अपने बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूं। वो हिस्सा पढ़ता हूं। एक अरसे बाद लिखना शुरू किया है, जिसे लेकर मेरे शुभ चिंतकों का मानना है कि मैंने अपना बहुमूल्य समय घर गृहस्थी के चक्कर में बर्बाद कर दिया, वरना अब तक मुझे लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहिए था। मैं अपने प्रति उनकी सद्भावना को समझती हूं। सफलता का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए सफलता का अर्थ है मेरी बिटिया के चेहरे पर झिलमिलाती मुस्कुराहटों की सुनहरी तितलियां, मेरे बेटे का शाबाशियों से भरा रिपोर्ट कार्ड, या फिर चुपके से किसी पिंजरे का दरवाजा खोलकर एक पक्षी को उसकी मुक्ति का आकाश दे देना।
हम में से कई लोग जानते हैं, और जयश्री रॉय जी भी कई बार अपनी पोस्ट में इसकी चर्चा कर चुकी हैं कि किस तरह से इनके बेटे का एक जुनून सा है कैद पक्षियों को आजाद करने का। तो ये जो दो बच्चे हैं जयश्री राय जी के, एक बेटी और एक बेटा, इनके बाबत जिस तरह की संवेदना यहां पर अभिव्यक्त हुई है, हम उसे भी समझ सकते हैं। और एक अंतिम हिस्सा इसी भूमिका से पढ़कर हम सीधे इस कहानी पर आते हैं। अपनी भूमिका के अंत में लिखती हैं, अंतिम हिस्से में जयश्री जी, कोट, नफरत और शक के इस स्याह दौर में जब हवा में सिर्फ बारूद की गंध है और माएं अपने बच्चों को बड़ा होने की दुआ देने से भी डरने लगी हैं, मजहब एक गुनाह और भगवान सबसे बड़ा गुनहगार नजर आ रहा है। मेरी कहानियां मुट्ठी भर सुकून और यकीन की तलाश भर हैं। इस तलाश में मैं आप सबका साथ चाहती हूं। साथ चलने से सफर आसान हो जाता है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हर कोई अपनी दुनिया में अकेला है। यहां सबका सुख अलग अलग होता है, मगर दुख एक जैसा ही होता है। इसी सांझे के दुख का वास्ता है, साथ चलिए, मंजिल मिले न मिले, सफर आसान जरूर हो जाएगा। अनकोट, जयश्री रॉय। तो यह एक छोटी सी भूमिका। और एक चीज यह भी बतला दें, कई जगहों पर जयश्री राय है, कई जगहों पर जयश्री रॉय है, तो शुद्ध क्या है जयश्री जी? इस पर भी कुछ बात कर लें, फिर कहानी को आरंभ जी, करें। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मैं रॉय हूँ, जयश्री रॉय, ये बंगाली सरनेम है, मैं राय नहीं हूँ। लेकिन लोग लिखते हैं, मैं बार बार संशोधन करती हूँ, उनको प्रार्थना करती हूँ, लेकिन लोग, वो तो मेरा नाम भी जैसे कोई जय श्री राय बोलते हैं, कोई तो जय श्री राम भी बोल देते हैं, रॉय को राम बना देते हैं। तो मैं उनसे बार बार अनुरोध करती हूँ मैं कहती हूँ कि जयश्री तो एक ऐसा नाम है जो हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है ना? बांग्ला में इसको जयश्री बोलते हैं, तो जयश्री आप आराम से बोलिए। तो जय श्री, ये नाम क्या होता है ना? अलग से तो बोलते जय श्री राय, कुछ भी बनाते रहते हैं लोग। तो अब मैं परवाह नहीं करती, जो लोग कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि फेसबुक पर भी कुछ लिखते हैं, और मैं कई बार अगर उनको संशोधन करूं तो लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे या ऐसे ही बोला जाता है। तो मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं जयश्री रॉय, जी मैं जयश्री रॉय। जी जी, इस पुस्तक में भी संभवतः नाम गलत लिखा हुआ है, राय लिखा वही हुआ है। मैं बार बार संशोधन करके देती हूँ, लेकिन आ जाता है, कई पत्रिकाओं में अभी भी मेरा नाम वही राय आ जाता है। इससे मैं कई बार बच भी जाती हूँ। लोग मुझे बिहार की जो भूमियार, ऐसा मैं जाति के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन मुझे बिहार में जो राय लोग होते हैं वो समझा जाता है। जब मैं रॉय चौधरी हूँ, ये मेरा टाइटल है, मेरा सरनेम चटर्जी है असल में। ये मेरा टाइटल है, जो अंग्रेजों के जमाने में मेरे जो पूर्वज थे, जमींदार थे, तो उनका रॉय चौधरी ये टाइटल मिला हुआ था, जिसका हम लोग छोटा अभी रॉय इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चटर्जी हूँ असल में। जी जी। और आप 14 वर्ष की उम्र में झारखंड से गोवा आ गई, क्योंकि कमोवेश आपके पिता, कमोवेश जी, जी जी कमोवेश, और आपके पिता उस समय गोवा में आकर बस गए थे। जी 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 मेरे पिताजी बिहार में उन्होंने बहुत व्यापार किया, लेकिन साथ में वो जन्मजात तो वो नेता ही, राजनेता ही थे, मजदूर नेता थे। अंग्रेजों के जमाने में भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने गोली गोली भी खाई थी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, उसमें उनके संघर्ष में भी वो साथ थे। तो मूलतः वो वही थे और जिंदगी भर यही करते रहे। तो जहां भी उन्होंने व्यापार किया वो बिल्कुल डूब गए। और इस तरह से जिंदगी भर ले हम एक जगह से दूसरी जगह वो एक नया नया व्यापार शुरू करते और डूब जाते हैं, और वहां उनकी राजनीति शुरू हो जाती और अनशन पर बैठ जाते हैं। और जिंदाबाद रात दिन तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, INTUC जिसे कहते हैं, उसके मजदूर नेता थे, आजीवन रहे। और जाने से पहले अंतिम वोट भी वो वही नेहरू के नाम पर देकर गए।
कांग्रेसी थे पक्के, तो वो वोट दे के गए। और फिर जैसा भी जो भी किया, अंत में जब हम रिटायर, वो हमने बहुत दबाव डाला कि अब छोड़ दिया जाए ये सब, तो रिटायर होकर वह हम सब गोवा आ गए फिर। जी। अ, तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को सुनते हैं। हमारे साथ रूपा सिंह जी, शुभ सुशील जी, सरोज कौशिक जी, प्रभा मिश्र जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं, मुस्तबा याहा जी, सईद अनवर जी और पंकज यादव, ब्रज श्रीवास्तव, विनीता शुक्ल और तमाम दूसरे लोग। इस कहानी के बाबत या जयश्री राय जी की कथा यात्रा को लेकर मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछेंगे। हम उन प्रश्नों को कार्यक्रम के अंत में रखेंगे। फिलहाल इस कहानी को सुनते हैं। बंधन। स्वागत जयश्री जी। जी, मैं इसका पाठ करती हूँ। इसकी भाषा थोड़ी अलग है, आई होप मैं ठीक से पढ़ पाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। बंधन। रामरती गठरी भरहाड़ की तरह अपने आप में बंधी कुचुमुचु पड़ी है। कोई देखे तो मूसे हुए कपड़ों का अंबार समझे। बीच बीच में जब वह हिलती है, चूड़ी पाजेब छन छन झन कर उठते हैं, और तब लगता है पोटली में जान धरी है। बाहर जेठ की भर दोपहरी झीम मारी पड़ी है, जैसे अंगीठी की बुझने बुझने को हुआई धिक धिकाती आग। कांसे की थाल सरीका पिघलता सूरज एकदम पीठ पर है। उल्कापात करते हुए, गाछ माटी तपाते हुए, हवा बतास भी जैसे सीज गया हो। बाहर गली मोहल्ला शमशान बने पड़े हैं। कहीं कोई मानुष जन नहीं, काग पक्षी नहीं। एकदम धू धू करता घर आंगन और भाई भाई सन्नाटा। रामरती खांसती है और अपनी ही आवाज से चौंक कर इधर उधर देखती है। उसकी गुड़हल रंगी चावनी में न जाने ढूंढता हुआ सा क्या है। वह दरवाजों की तरफ देखती है। कपाट पर हुड़का चढ़ा हुआ है, साकल भी एकदम चुप। मरघट पसरा है दालान में। एक बार फिर प्राण में हताशा हू कर उठती है। बहाने के लिए अब दीदे में बूंद भर पानी भी नहीं। रेत की शुष्क ढू से अपने में छड़ते रहते हैं। नीम खेड़े की मुट्ठी भर छांव सफेद फूलों और निबोलियों से पटी पड़ी है। वही गोलू गोल होकर बैठा है, हाथ भर जीव निकालकर। इस पिघलते शीशे सी धूप में कहाँ मरने को जाए। जमीन तवा बनी दहक रही है और पांव पड़ते ही जैसे फुलके बन जाते हैं। रामरती रामरती गहरी सांस लेती है। छाती भरे कनस्तर की तरह छलछला उठती है। गले में बगुला सा हरदम उठा रहता है। वह अप्राण घुटकती है, मगर वह बना रहता है। सिरहाने सुराही रखी है। प्यास से काट हुई जीभ अपने पपड़ाए होठों पर फेरती हुई वह तब से उठना चाह रही है, मगर देह में इतनी भी कुवत नहीं। घून लग गया है हार मज्जे में। अब ढेर हो जाने की देर है। यह साल गुजार नहीं पाएगी, वह जानती है। उसी के तरह अगली बारिश तक ऊपर की ये छत भी गिर जाएगी।
किसी तरह कमर टूटी बल्लियों पर थुथनी टिकाए लड़खड़ाते खड़ी है। उम्र शोक से धूसर आंख पांख मूंदे वह क्लांत पड़ी रहती है। उसे अब इन बातों का कोई मलाल नहीं है। माटी पाथर का मोह क्या, बस एक आस है जिसमें प्राण आज भी बिंधा हुआ है। एक पलक, बस एक पलक बचवा को देख ले। 7 साल हो गए। रोटी निमोना जैसी तुच्छ बात पर लड़कर गया तो फिर मुड़कर नहीं देखा। ऐसा सील पाथर सा मन हो सकता है किसी का? विदेश में क्या कभी घर बार की याद नहीं आती? माया ममता नहीं सताती? इस डायन शहर का जादू गांव के गांव उजाड़ गया। जिसे देखो भागे जा रहा है। जाने क्या फूंक कर बाण चलाता है। माँ का कलेजा कांटे में फंसी मछली की तरह अहरह कलपता है। तीज त्योहार में पुआ मीठा गले से उतार नहीं पाती। उस अभागे को ये सब बड़ा सुहाता था। उस अभागे को ये सब बड़ा सुहाता था। वो ग्रास में गिलता परात पल भर में परात खाली करके रख देता था। रात दिन अम्मा अम्मा करके जान हलकान किए देता था। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते वह हाँप कर रह जाती थी। जन्म का पाजीता सताने को ही जानो पैदा हुआ था। अब वह नहीं तो घर जोगियों का डेरा लगता है। किसी बात का मतलब नहीं रह गया है। रामरती एकदम अकेली है। उसका कोई नहीं। गरीबी बुढ़ापे ने उसे सारे उत्सव पांच से पंगत से अलग कर दिया है। गांव वाले उसे दया की दृष्टि से देखते हैं, मगर बस उतना ही। उसकी सूनी दुनिया को क्षण भर के लिए भी कोई बांटने नहीं आता। वह बीमार पड़ती है और फिर बिना दवा दारू के ही उठकर बैठ जाती है। इसके सिवा चारा भी क्या है? उपवास रख रख कर लगता है अब पेट की अतरियां मर गई हैं। भूख नहीं लगती। बस एक यह अकेले रहने की आदत है जो अब तक हो नहीं पाई है। रातों को कोठे पर भूत प्रेत चलते हैं। खपड़ेल पर हवा डाकिन चुड़ैल की तरह हू हू करती फिरती है। डिभड़ी की कांपती सी लौ को हथेलियों से घेरे वह विस्फारित आंखों से दीवारों पर नाचती परछाइयों को तकती हुई हनुमान चालीसा बड़बड़ाती रहती है। माथे से दरदरा कर घाम चूता है। छाती आंचड़ भीज कर जबजबा जाता है। ये अकेलापन उसके अंदर धंस गया है। सिरे मज्जे में बहता रहता है रात दिन। निपट उदासी में वह अंदर ही अंदर घुलती रहती है। ठाकुर जी के आगे माथा टेक कर हार गई है। उसकी चौखट पर आज भी स्वयं को घीस घीस कर दुहाई देती है। पेट के शत्रु को एक बार आंख भर दिखा दे भगवान। ऐसे तो मरकर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। भटकते रहना पड़ेगा कल्पों तक। कभी लगता है मुंह अंधेरे कोई सदर दरवाजे का कड़ा पर खड़ा आवाजें दे रहा है। बचवा बचवा करती हुई वह भारी कुंडा हुड़का खोलती है और फिर भोर की सांवली उजास में अनचिन्ही परछाइयों को घूरती टटोलती खड़ी रह जाती है। मेरुदंड में बर्फ उतरने लगता है।
सब कहते हैं रातों को अशरीरी आत्माएं निशी बनकर बुला ले जाती है, फिर पोखर के कादों में गर्दन मरोड़कर गाड़ देती है। एक बार शंकर शहर से लौटकर कह रहा था, छोटे को रेलवे स्टेशन में देखा है, धूप का चश्मा पहनकर सिगरेट फूंक रहा था। आवाज देने पर रेलवे लाइन फांद कर भाग गया। सुनकर रामरती 2 दिन तक रोती रही थी। चश्मा पहनता है, कई फिल्म का हीरो वीरो तो नहीं बन गया। छोटे के जाने के, जिसे वो बचवा कहकर पुकारती है, छोटे के जाने के महीने भर बाद मदद के नाम पर मंझला देवर जमीन जायदाद हथिया कर ले गया। पहले पहल अन्न जल का दायित्व निभाता रहा, मगर धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। पिछले महीने सेर भर जौ का आटा ही आया था। अभी 3 दिन से उबले हुए शकरकंद पर जी रही है। रातों को ताप चढ़ आता है, वह पड़ी गोंगियाती रहती है। पिछले हफ्ते 7 साल पूरे होने की बात कहकर बिरादरी ने जबरदस्ती बचवा का श्राद्ध करवा दिया था। पिंडवदान के बाद वह त्योड़ा कर तुलसी चौड़े के पास गिर पड़ी थी। दांत भी लग गए थे। सबने सोचा बेटे के साथ मां की भी यह लीला समाप्त हुई। देवर ने अपनी घरवाली को देखा। घरवाली ने घास फूस की मुट्ठी भर झोपड़ी को, मगर मगर रामरती की अपनी माटी में न जाने कैसे आस लगी थी। अंजर पंजर संभाल कर उठ बैठी। देखकर देवरानी भड़भड़ा कर रो पड़ी। देखकर देवरानी भड़भड़ा कर रो पड़ी। बहाना बचपा के श्राद्ध का था, मगर असल में झोपड़ी का नुकसान खल गया था। रात को चूल्हे में उपले तोड़कर डालती हुई बड़बड़ाती रही थी, कैसी कछुए जैसी जान है मड़गिल्ली की, सत्तू पानी पे जिए जा रही है। देवर ने तसल्ली दी थी, क्यों बावली हुई जा रही है, जी जी कर कितना जिलेगी। रामरती का दुख कौन जाने। पूत वाली होकर सबका रौब सहती है। कभी वह निर्दयी आए तो उसे बताए कैसे कैसे लांछन सहे, किस किस की जूठन पर जिए। छोटे देवर ने बालों से पकड़कर आंगन में घसीटा। छोटे देवर ने बालों से पकड़कर आंगन में घसीटा। दुल्हन ने दहलीज पर रोज बच्चे हगाए। रोज बुढ़वा बाबा के मंदिर वाले मोड़ पर रामरती भर दुपहरी डाकिये की बाट जोहती खड़ी रहती थी। डाकिया बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाता था। वह साइकिल के पीछे पीछे दूर तक दौड़ती सी जाती थी। लखन दादा, कोई चिट्ठी पत्तर आया होगा? कुछ नहीं माई। रामरती चुपचाप कुछ देर तक पीपल के नीचे खड़ी रहती। एक मुट्ठी आस पर कितने मौसम गुजारे जाए। अंदर ही अंदर कुछ छटपटाता है। अब और नहीं सहा जाता। न जाने कितनी मन्नतें मानकर उसने इस पीपल पर धागे बांधे थे। अब तो वह धागे भी उसकी आस की तरह जर्द पड़ने लगे थे। इन धागों के बड़े से गुंजल में न जाने किस किस की उम्मीदें बंधी थी। वह कीचड़ भरी आंखों से उन्हें तकती रहती है। ऐसे में आंखों में न जाने क्या धीमे धीमे दुखता रहता है। शायद ये वे अभागे स्वप्न थे जो आज भी पूरी तरह से मर नहीं पाए थे। वह पस्त चाल से गांव की गलियां पार करने लगती
तो कानाफूसियां उसका पीछा करने लगती। सभी उसकी परिस्थिति से वाकिफ हैं। किसी की आंखों में उसके लिए परिहास है तो किसी की आंखों में करुणा। दोनों ही चीजें उसका दिल दुखाती हैं। उसके पास उसके घाव कुरेदती है। घाट पर लक्ष्मी धोबन कपड़े कांचती फींचती हाँक लगाती। क्यों बचवा की माँ, चिट्ठी आई? रामरती बिना मुड़े घिसटती जाती। नहीं, कुछ नहीं। पीछे बातचीत की आवाजें उसे ढेला पत्थर की तरह लगती। वह अपने कदम तेज करती करती हुई बड़बड़ाती है, भगवान सबको देखता है। लखन डाकिया का घर उसके घर से 3 घर छोड़कर चौथा वाला है। उसकी छोटी बेटी मानो बचवा की हमजोली हुआ करती थी। लुका छिपी से लेकर इमली बेर तोड़ने तक सब में साथ। वह रामरती का दुख समझती है। सामान समय असमय उससे कह सुनाती है। बसंत पंचमी के दिन निमोना पूरी रख गई थी। रामरती से एक ग्रास तक खाया नहीं गया था। बचवा इसी निमोना पर जान देता था। मौसम भर उससे रोज रोज निमोना बनवाता था। खुद मटर की फलियां छिलकर देता था। मनुहार करता था। एक बार फरमाइश के बावजूद थाली में निमोना नहीं परोसा गया तो उसे बहाना मिल गया। झट उठकर चलता बना। आज भी मौसम आज भी मौसम आज भी लौट कर नहीं आया। पीछे जो छोड़ कर गया वह जिंदा रिश्तों की एक पूरी दुनिया थी, वह भी भूल गया। गौने के बाद मानो पीली धोती में कपार भर सेनूर लेप कर सूरजमुखी की तरह दपदपाती हुई रामरती के पांव पड़ने आई थी। रामरती को न जाने क्यों लगा था छोटे फिर से बिछड़ रहा है। मानो में कहीं उसका बचवा बचा हुआ था अब तक। उससे बिलखते हुए शायद इसलिए उसकी छाती दुखने लगी थी। आंखें बहाकर सांझ तक रोई थी, जैसे अपनी बेटी की विदाई की हो। बहाना कोई भी हो, आदमी आखिर अपने ही किसी दुख में रोता तो है। मंदिर में आते जाते वह प्रायः वहां की दीवार पर मानू के हाथों की छाप को एक बार रुक कर जरूर देखती है। काश बेटियां इन हाथ के छापों में अपनी किस्मत की दुखती लकीरों को भी यहीं छोड़कर जा पाती। सांझ की ललछौहा धूप अब नरम पड़ने लगी थी। उसका ताप घटने लगा था। रामरती किसी तरह उठकर आंगन में आकर बैठी थी। माटी से जैसे भाप उठ रहा हो। नीम के डालों पर पंछियों का कचर मचर लगा हुआ था। शायद आज पूर्णिमा है, तभी तो चांद इतना सुडौल दिख रहा है। संध्या से पहले ही सोने की थाल सा जगमगाने लगा है। सोचते हुए उसने मुड़ कर देखा था। पीछे की खिड़की दरवाजे से मानो झुककर अंदर आ रही थी। कुछ दिन पहले ही लखन डाकिये की मौत हुई है। मानो अपनी माँ की देखभाल करने के लिए मायके में थोड़े दिनों के लिए रुक गई है। इतने ही दिनों में उसका चेहरा कैसा निकल आया है। हाड़ मांस हुआ चेहरा, आंखों के नीचे मुट्ठी भर स्याही। हाथ का गिलास रामरती के सामने रखकर वह चुपचाप बैठ गई थी। शायद आम की पन्नी बना लाई है। बिना एक शब्द उच्चारे दोनों एक दूसरे की गमी में शामिल थीं। सांझे के दुख में दोनों का अंतर अंदर ही अंदर गलता बहता रहा था। पानी से चकचक आंखों में ढाढ़स के शब्द छलछलाते रहे थे देर तक।
खूब लंबी सी एक चुप्पी चुप्पी के बाद मानू ने अपने आंचल से निकालकर एक पोस्टकार्ड उसकी तरफ बढ़ाया था। रामरती बिना हाथ बढ़ाए उसकी तरफ अबूझ आंखों से देखती रही थी। उसे लिखना वाचना कहाँ आता था। कुछ देर बाद मनु ने धीरे से कहा था कुछ देर बाद मानू ने धीरे से कहा था, इसमें बचवा के गुजरने का संदेश है काकी। 5 साल पहले की तारीख पड़ी है। का जाने काहे बाबा ने ये चिट्ठी आपको नहीं दी। उसके के आगे के शब्द एक थरथराहट में बदलकर डूब गए थे। बाकी के बचे हुए शब्द उसके चेहरे की गड़मड़ हुई लकीरों में देखे जा सकते थे, जिन्हें मिटाने के प्रयास में वह उन्हें और बिगाड़े जा रही थी। जो दुख छाती को पत्थर बना देता है, जो दुख छाती को पत्थर बना देता है, वही दुख आंखों को हमेशा के लिए पानी बनाकर रख देता है। रामरती बिना कुछ कहे कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही थी। कुछ बातों पर कभी यकीन नहीं आता, वे हमेशा झूठी ही रहती हैं। जो छाती में रात दिन दिल बनकर धड़क रहा है, एक मिनट। जो छाती में रात दिन दिल बनकर धड़क रहा है, वह भला कैसे मर सकता है। रामरती को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब समझने बूझने को रह भी क्या गया है। जन्म भर की क्लांति ने जैसे उसे अचानक आपाद मस्तक ढक लिया है। निश्चिंत होने की सी एक मनस्थिति में वह हो आई है। चलो, चरम का भय भी अब गुजर चुका। सर्वहारा होने का भी अपना ही एक सुख होता है। आज उसने पहली बार जाना था। हर चिंता, हर प्रतीक्षा से वह आज मुक्त है। एक गहरी सांस लेकर वह उठ खड़ी हुई थी। मोह का आखिरी बंधन भी टूट गया। आखिर छोटे की बाट जोहती यहाँ लंगर डाले बैठी थी। दूसरों पर बोझ थी, स्वयं पर भी बोझ थी। खुद को ही अब ढोया नहीं जाता। बेताल की तरह शरीर लदा हुआ था आत्मा के कंधों पर। जीना, सांस लेना, सब कुछ एक भयानक लड़ाई थी जैसे। अब अपनी अब अपनी ये घून लगी देह उतार कर मुक्त हो सकेगी। मिट्टी के पिंजरे में मन का पाखी अहरह कलपता था। इस डेरे में अब दुख दर्द के सिवाय कुछ न बचा था। लखन दादा ने न जाने क्या सोचकर ये चिट्ठी उसे नहीं दी थी। एक बार कह रहा था, बेटे के घर से निकलते ही ये राक्षस तुम्हें इतना सताते हैं। भगवान न करे अगर बेटा न रहा तो तुम्हारी क्या दुर्गति करेंगे ये लोग। समय पर दे देते तो ये 5 साल का नरक तो न भुगतना पड़ता। रामरती अब रोना नहीं चाहती। रामरती अब रोना नहीं चाहती। सीधे जाकर बचवा से मिलना चाहती है। अभागा उसी के लिए खड़ा होगा कहीं। उससे भागकर भी कहाँ जा पाया अकेला। अब मरकर भी अकेला रह नहीं पाएगा। कोठरी में जाकर उसने चारपाई पर लेटकर अपनी आंखें मूंद ली थी। इच्छा मरण का सा ये क्षण अद्भुत था। कैसा दुर्दांत। मरण श्याम सा सुंदर होकर सामने खड़ा था।
बाहर दालान में बैठी मानो चुपचाप रोए जा रही थी। काश ये चिट्ठी उसने भी 5 साल पहले देख ली होती तो अपने गौने के दिन इतना नहीं रोती। ससुराल जाते हुए देवताओं से माफी मांगती रही थी, न जाने किस पाप के लिए। अपने ही किसी दुख में उसकी छाती आंचल भीग रहा है, उसे पता नहीं था। वह तो रामरती काकी के लिए आज रोना चाहती थी। उसका छद्मवेशी मन उसे आज भी छल गया है, उसे पता नहीं था। कहानी खत्म होती है यहीं पर। अर्पण जी। जी शुक्रिया जयश्री जी। इस बेहद कहीं न कहीं हमारे हृदय को आलोड़ित कर देने वाली कहानी के पाठ के लिए, और जिस तरह से यह कहानी अपनी करुणा में हम सभी को साथ लेकर चलती है, आपने उसका वैसा ही भावप्रवण पाठ भी किया। और कैसे एक कहानी परत दर परत खुलती चलती है। एक स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री, एक रुग्ण स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो अपने परिजनों के द्वारा सताई जा रही है, उसकी कथा को कैसे क्रमशः खोला गया है। और बाद में जिस तरह से कहानी की सूचनाएं आती हैं, वह उस त्रासदी को और अधिक बढ़ा देती है। उस बूढ़ी का, उस वृद्धा का बचुआ तो 5 साल पहले ही गुजर चुका है, और वह उस मानी ही नाम है ना, मानू, उस मानू के माध्यम से जी यह खबर जानती है। और उसके बाद किसी भी मां के भीतर क्या भाव उमड़ सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं। और जिस तरह से अपने बच्चे को लेकर वह अपनी बातें रखती है, उसकी बातों को याद रखती है, बीच बीच में जो माएं लाड़ बस या कुछ आवेश में आकर अभागा और इस तरह की जो चीजें कहती हैं, जो आम फहम मुहावरा है लोक का, वह भी यहां आया है। और वह उसकी प्रतीक्षा में तो खैर है ही, मगर वह लड़का तो 5 वर्ष पूर्व ही दुनिया छोड़ चुका है। और इतनी बड़ी सूचना को लेकर उस स्त्री के भीतर कैसे भाव उमड़ेंगे, उसे बहुत ही सधे हुए अंदाज में जयश्री राय ने यहां पर रखा है। एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी, एक ऐसी कहानी जो मुझे लगता है काफी पहले लिखी गई, मगर आज भी उतनी ही ताजगी से भरी हुई कहानी लगती है। और कहीं न कहीं इस कहानी में, कई अन्य कहानियों में भी मैं पाता हूं कि जयश्री राय की कहानी का कोई एक ऐसा अंश, कोई ऐसा कोण होता है, कोई ऐसा कोना होता है जहां कुछ और बातें अनकही बनी हुई होती हैं। यह भी सिर्फ संयोग नहीं कि इस कथा संग्रह का नाम अनकही रखा गया है, वह अनकहापन इस कहानी में भी है। यह जो बंधन कहानी है, इसमें जो मानव का चरित्र है, वह अंतिम 2 पैरों में उसकी भी एक कथा आ जाती है, जो कहानीकार खोलता नहीं, हम पर उस कथा को खोलने के लिए छोड़कर चला जाता है। कहीं न कहीं यह मानो जो है उस लड़के से प्रेम कर रही है। यह बहुत ही बारीक बुनावट के साथ इस कहानी में आई है, और उसे लगता है कि वह जो
अपने गौने के समय रो रही थी, बेकार ही रो रही थी, और जो कोस रही थी, और जो ये सब चीजें जो उसकी माफ अपनी कर जो दो। स्मृति। हाँ, तो यह कहानी इकहरी नहीं है। यह कहानी कई पक्षों को लेकर चलती है। एक अ, एक कहिए कि एक कहीं ना कहीं जो सहारा है पुत्र के रूप में, जो पारंपरिक हमारा समाज है, उसके बगैर स्त्री को कैसे लोग बेबस समझते हैं, उसकी भी कहानी है। मगर वह स्त्री लड़ती है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह तमाम विपरीत परिस्थितियों में, अकेलेपन में भी हार नहीं मानती है, क्योंकि उस मां के भीतर एक प्रतीक्षा भी है। और जब वह प्रतीक्षा उससे छीन ली जाती है, तब वह अकेली होती है। यह बात है, वह बेटे के वियोग में अकेली है, मगर उसके भीतर उम्मीद की कोई किरण है कि मेरा बेटा आएगा। लेकिन जब उससे वह किरण भी छीन ली जाती है, जब उसके जीवन का अंधेरा उसके सामने साक्षात आ जाता है, वह अंधेरा जो 5 वर्ष पूर्व ही घिर चुका था, तब वह टूटती है। तो यह अपने पुत्र के वियोग की कथा है। और वह वियोग सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, वहां वह शहर को भी खोजती है। कितने लोकगीत बने हैं शहरों को लेकर, स्त्रियों की ओर से, पत्नियों की ओर से, बहनों की ओर से, माओं की ओर से। उसकी भी कोई प्रतिछाया हमें इस कहानी में दिखाई पड़ती है। और एक अस्थाई वियोग कि अब तो वह इस धरती पर है ही नहीं। और साथ में अंतिम 2 पैरों में जिस तरह से मानो की संवेदना उससे जुड़ती है, जो अचानक से आती है, वह इस कहानी को एक और कलेवर दे देती है, इसके एक और ऐसे पक्ष को रखती हुई चली जाती है, जिससे हम जिससे हम कहीं ना कहीं बेहद समृद्ध हो पाते हैं। और कहानी की जो अपनी बहुस्तरीयता है, वह भी सामने आती है। एक सिद्धहस्त कथाकार की भाषा तो यहां महत्वपूर्ण है ही, कहानी के साथ जो उसका ट्रीटमेंट है, वह भी हमें प्रभावित करता है। कुछ कहें इस कहानी को लेकर, इसकी बुनावट या इसके बनने की जो कहानी रही उसको लेकर, और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जय श्री जी। जी जी। देखिए, ये कहानी इसमें ये बात मैं रखना चाह रही थी, ये बात भी कि मैंने जब मैं बिहार में थी, झारखंड में, तो वहाँ आप जानते हैं हमारे बिहार के लोग, झारखंड के लोग पूरी दुनिया में मजदूरी के लिए, मेहनत के लिए, काम के लिए वो लोग निकलते हैं, जाते हैं। और इन लोगों का जो पीछे जो परिवार छूट जाता है, उनका जीवन भी मैंने बहुत करीब से देखा है। बहुत सारी औरतों का, बच्चों का, बूढ़ी माँओं का। और वो तो एक बहाना था कि वो शहर भाग जाता है झगड़ा करके, निमोना का जो झगड़ा था, लेकिन असल में उसे शहर जाना था। और ये एक फिनोमिना ऐसा है, एक ऐसी चीज है कि लोग शहरों की ओर भागते रहते हैं, और इससे गांव के गांव उजड़ जाते हैं। इसमें मजबूरी भी होती है, और शहर के वहाँ का जो एक चकाचौंध एक जीवन है, एक रंगीन छवि बनती है, उसके पीछे भी लोग भागते हैं। तो इससे कई शहरों के पीछे कई गांव उजड़ गए। और शहरों को बसाने के चक्कर में हम देखते हैं कि कई गांव के गांव उजड़ जाते हैं, और गांव ही नहीं, उसके पीछे उनके रिश्ते, संबंध, परिवार सब बिखरता रहता है। कई बार ये आर्थिक मजबूरी भी होती है, और कई बार एक लालच भी, एक शहरी जीवन, उसकी एक चकाचौंध, इसके पीछे की दौड़। तो इस बात को भी मैं रखना चाहती थी। साथ ही सामाजिक कई जो विसंगतियां हैं, कई विद्रूप चीजें हैं, जैसे एक माँ जब वो अकेली हो जाती है, एक स्त्री, और उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। और इसीलिए मानू के पिता जो डाकिया थे, उन्होंने ये चिट्ठी नहीं दी। ये एक पंक्ति में मैंने स्पष्ट करने की कोई इशारा किया है कि बेटे के सिर्फ जाने से, उसके साथ जब इतना कुछ हो रहा है, तो अगर लोगों को पता चल जाए कि बेटा रहा ही नहीं,
तो फिर इसके बाद तो उस पर पूरी आफत आ जाएगी, उसका तो कुछ जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद इस कारण से वह चुप रह गया। और एक बहुत चुपचाप एक प्रेम कथा भी, मानो बचपन की दोस्त है, सहेली है, सखी है, लेकिन उसे प्रेम का अर्थ पता नहीं, अनजाने उसे समझ में नहीं आता कि वो प्रेम करती है उससे। और एक खेल खेल में धीरे धीरे दोनों जब आपस दोनों साथ साथ बड़े होते हैं, तो आज भी जब वो रो रही है छाती आंचल भिजाकर, मैंने लिखा है कि उसका जो छद्मवेशी मन है वो उसे आज भी ठग गया। उसे पता नहीं कि वह रामरती काकी के लिए नहीं रो रही है, वो अपने लिए भी रो रही है। ये बात मुझे समझ नहीं आती है। और गौने के दिन वह जो देवताओं से माफी मांगती चलती है, वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक गिल्ट है, एक अपराध बोध है कि मैंने शादी कर ली, जिससे प्रेम निभाना था उसकी मैंने प्रतीक्षा नहीं की, मैंने शादी कर ली, मैं ससुराल जा रही हूँ। तो वो अपने देवता से अपने भोलेपन में, अपने नासमझी में वो क्षमा मांगती चलती है। तो ये बातें भी आई है। तो सब मिलाकर एक ग्रामीण परिवेश में एक परिवार शहर के पीछे जब लोग चले जाते हैं तो उनके परिवार का क्या होता है, इसके साथ कुछ और संबंध, प्रेम संबंध, और एक स्त्री की स्थिति क्या हो जाती है, ये सब लेके मैंने एक छोटी सी कहानी एक दिन में, जैसा कि मैंने कहा कि 10 कहानी मैंने 10 दिन में लिखी थी, तो ये वन ऑफ द आई मीन एक स्टोरी है इसमें। जी बिल्कुल। और देखिए, किसी कथाकार के लिए, किसी लेखक के लिए कितना आवश्यक होता है कि वह अपने समाज को उतनी शिद्दत के साथ याद रखे, उसमें जिए। जाहिर सी बात है कि कोई कहानी कल्पनाशीलता और भाषा के बगैर संभव नहीं है, मगर यथार्थ की जो कच्ची मिट्टी है और साथ में जो उसके साथ जो नमी है उस आंचलिकता की, उससे कोई कथा शिल्पी एक बेहतरीन और संवेदना संपृक्त रचना हमें दे सकता है। यह कहानी इसका भी उदाहरण है, जहां हर तरफ कर्कश लोग, तंग करने वाले लोग भरे पड़े हैं, वहीं मानू के पिता जैसे चरित्र भी हैं। वह डाकिया भी है जो खुद भी मर जाता है और अपने साथ उस चिट्ठी को भी दबाया हुआ चला जाता है। कि जिसकी बात अभी जयश्री जी कह रही थी कि लोग जानेंगे तो एक विपदा उस मां पर आएगी जिसका बेटा गुजर चुका है, और दूसरी विपदा समाज की ओर से उस स्त्री पर आएगी जो अब पुत्र विहीन है। तो ये सारी स्थितियां स्पष्ट होती हैं। मानू के पिता उस डाकिए की जो सोच है वह भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आती है। और ऐसे ही कुछ एक चंद लोगों से जो जीवन है कुछ हद तक आसान हो जाता है। लोगों की भीड़ में ऐसे चंद लोग बचे रहें, वे अपना काम चुपचाप करते रहें, इसी उम्मीद के साथ, इसी आकांक्षा के साथ हम लोग आज की यह कड़ी समाप्त करते हैं। तमाम मित्रों का धन्यवाद। के कुमार प्रसन्न जी, मंजूषा गांगुली जी, चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, पूनम सिंह जी, त्रिलोक महावर जी, सर्वेश चौरसिया जी और तमाम दूसरे मित्रगण। कुछ एक के नाम हमने पूर्व में भी लिए, कुछ एक के नाम छूट भी रहे होंगे। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग इस पाठ के साथ बने रहे। जय श्री रॉय जी, पुनः अभिनंदन कि लंबे समय बाद आप उपस्थित हुई। आपकी सहजता को सलाम। शुभ रात्रि। थैंक यू। नमस्ते।